आपका नाम आर्य कैसे पड़ा? बाबा साहब ने जब आर्य समाज को स्वीकार किया उसके बाद हमारे सबके भाइयों के नाम के आगे आर्य उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उद्देश्य ये था कि जातिवाद को कम किया जाए, क्योंकि कोई भी आर्य लगा सकता है, इसमें जातिवाद को हटाने की थोड़ी सी भावना है। अपने लिए कर्म तो हर आदमी करता है, कर्म वही है जो दूसरे के लिए किया जाए, जो सेवा भाव से, हमेशा पॉजिटिव विचारों से, जहाँ भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगे, कुछ ना कुछ करते रहिए। आपके परिवार में से आपके बाबा हैं, कोई लाहौर पढ़ने गए थे उस वक्त? अरे बाबा साहब की ये थी शिक्षा के लिए सब काम करते थे, तो यहाँ बच्चों को, गांव के आसपास के गांव के बहुत बच्चों को उन्होंने लाहौर पढ़ने भेजा। कई बच्चों को? कईयों को। आपने दूसरे स्कूल भी बनाए हैं, उन स्कूलों में आप जब फंड रेजिंग करते होंगे तो क्या आपकी अप्रोच रहती है? देने की भावना स्पेशली शिक्षा के लिए तो हर जगह है। अक्सर जो फंड रेजर होते हैं, अपने जो जानकार लोग, 20-30% लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह देते हैं। नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर विजयपाल आर्य जी से, जो अमेरिका में रहते हैं और बहुत ही उत्तम श्रेणी के सोशल वर्क का काम करते हैं। वैसे वो डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशंस, लेकिन राजस्थान से आते हैं। एक गांव है बल्लभगढ़, जहां पर एक स्कूल का निर्माण उनके माध्यम से हो रहा है। आज हम जानना चाहते हैं उनसे किस तरह से उनको ये मोटिवेशन मिला, क्यों ये काम कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने ये पूरा बीड़ा उठाया और कहाँ से पैसा आ रहा है। इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे डॉक्टर विजयपाल आर्य जी से। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम देने के लिए। और आज जो है हम ये जानना चाहते हैं कि आप जो है बल्लभगढ़ से आपका क्या रिश्ता है, आप क्यों यहाँ आते हैं, इतनी दूर से आपको क्या जरूरत है, आप अमेरिका में क्या करते हैं? तो जस्ट अबाउट यू, आपका जर्नी इफ यू कैन शेयर। नमस्ते प्रशांत जी, सभी को नमस्ते। काफी लोडेड क्वेश्चन है, और यदि मैं बोलना शुरू करूं तो समय यहाँ क्यों आते हैं और जर्नी कैसे स्टार्ट हुई इसकी, तो बीजारोपण करीब, मैं सही कहूं तो 80 से 100 साल पहले हुआ था प्रशांत जी। अच्छा। हमारे बाबा साहब थे स्वामी सत्यानंद जी। अच्छा। उन्होंने आर्य समाज मूवमेंट से प्रेरित होकर देखा कि बल्लभगढ़ गांव में शिक्षा का विस्तार और प्रारंभ होना बहुत आवश्यक है। बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने अपने दूसरे पुत्र, नंबर 2 पुत्र, जो हमारे पिताजी थे शांति स्वरूप जी, उनके लिए हमारी माताजी को इसलिए चुना कि वो पढ़ी लिखी थी। अच्छा। उस समय विद्या विनोदनी एक ट्रेनिंग होती थी, डिग्री होती थी रादर, तो माताजी विद्या विनोदनी पास थी। अच्छा, तो नहीं, मतलब मैं ये बात थोड़ा समझना चाहता हूँ कि उस समय पर उनको ये सोच थी कि गांव को पढ़ाने के लिए ऐसी बच्ची से शादी करो जो पढ़ी लिखी हो। नहीं तो लोग तो ये सोचते ही नहीं थे। और उन्होंने संबंध होने के बाद पहली शर्त माताजी को ये रखी कि मैं शादी होने के बाद बल्लभगढ़ में प्रौढ़ शिक्षा शुरू करूंगी। अच्छा। शाम के समय, आफ्टर, जब औरतें काम अपना खत्म कर लेती हैं, और दिन के समय में यंग बच्चियों को पढ़ाऊंगी। अच्छा। विद्यालय का नाम रखा गेंदालाल पुत्री पाठशाला। अरे वाह। ये विद्यालय हमारी ये बड़ी, कौन से सन की बात है सर, अगर आप बताएं? ये मैं अंदाज लगाऊं तो शुड बी 1937-38, आजादी से पहले। हाँ जी, डेफिनेटली, क्योंकि हमारे सबसे बड़े भाई का जन्म 1939 का है। अच्छा। तो शादी 37-38 में हुई थी। गेंदालाल पुत्री पाठशाला माताजी ने 15 साल चलाया। अच्छा। उस समय किसी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन भरतपुर से उनको पता चला कि इस तरह का विद्यालय 15 साल से चल रहा है। अच्छा। तो उन्होंने ऑन द स्पॉट इसको गवर्नमेंट स्कूल बना दिया। अच्छा, मतलब उनको पता चलता उसके बाद? हाँ जी, आए वो यहाँ निरीक्षण करने। अच्छा। फिर माताजी ने उसी विद्यालय में, वो राजकीय प्राथमिक विद्यालय हुआ, बालिका विद्यालय, फिर मिडिल स्कूल हुआ, फिर हाई स्कूल हुआ। मुझे खुद को याद है क्योंकि मैं स्वयं भी इसी प्राथमिक शाला में 5th ग्रेड तक पढ़ा। अच्छा। उसके बाद जो अपने बड़े बॉयज स्कूल में ट्रांसफर हो गया। माताजी ने 35 साल, फिर टोटल 55 साल शिक्षा विद्यालय में दी। एक बार जैसे स्वतः होता है, सब टीचर्स का ट्रांसफर होता है, ये इंटरेस्टिंग है इसलिए बता रहा हूँ कि उनका ट्रांसफर हो गया। तो माताजी ने पिताजी से डिस्कस करके भाई हमें कहीं बाहर नहीं जाना, उन्होंने रेजिग्नेशन चुपचाप लिख के भेज दिया। रेजिग्नेशन दे दिया सरकारी नौकरी का उस वक्त। हमें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो
उनको पता चला, सारी कहानी पता चली कि ये तो ऐसे 15 साल पहले स्कूल उन्होंने शुरू किया था, तो उन्होंने ट्रांसफर ही कैंसिल नहीं किया, बट ये आश्वासन दिया कि आप यहीं से सेवानिवृत्ति लेंगे। अच्छा, तो जिस स्कूल में उनकी अपॉइंटमेंट हुई, हाँ, उसी स्कूल से सेवानिवृत्त हुई। ये तो बहुत ही अद्भुत और अद्वितीय केस है, शायद मुझे लगता है। उनके रहते रहते मिडिल स्कूल हुआ, बड़ा स्टाफ आया, हेडमिस्ट्रेस आई, पर वो अपनी सेवाएं देती रहीं। अच्छा। और फिर बाद में उनके देहांत के बाद पिताजी ने बड़ी हवेली हमने और परिवार से सलाह करके और फिर उनके नाम से स्कूल, तो जो आपकी हवेली थी वो आपने फिर स्कूल के लिए डोनेट कर दी। तो फिर शीलवती देवी गवर्नमेंट हायर उन्हीं के सेकेंडरी नाम स्कूल पर बन गया। बहुत ही बढ़िया। तो साथियों, ये बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज जिस स्कूल का निर्माण हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है, मैं ऐसा बोलूंगा, वो सर की माताजी के नाम से ही है वो स्कूल, और उन्होंने ये शिक्षा की ज्योति जो जलाई थी, आज बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और आगे बढ़ रही है। तो मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ सर, आपका नाम आर्या कैसे पड़ा, और आप तो शायद अग्रवाल फैमिली से आते हैं। हाँ जी, तो बाबा साहब ने जब आर्य समाज को स्वीकार किया, उसके बाद हमारे सबके भाइयों के नाम के आगे आर्य उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उसका मेन उद्देश्य ये था कि जातिवाद को कम किया जाए, क्योंकि आर्य शब्द से कोई भी आर्य लगा सकता है, इसमें जातिवाद को हटाने की थोड़ी सी भावना है। ये तो मतलब हम ऐसा सोचते हैं कि आज के समय में सब लोग जातिवाद को और बढ़ावा दे रहे हैं, रिजर्वेशन, अपनी जाति, अपना समाज। उन्होंने उस समय में सोचा कि जातिवाद को छोड़ा जाए, तो कितना बड़े विजनरी रहे होंगे वो। और भी ऐड करूं, हमारी माताजी हमेशा शीलवती देवी लिखती थी। अच्छा। पर पता नहीं किस समय वो शीलवती आर्या हो गया स्कूल का। अच्छा। बाकी उन्होंने कभी, वो चाहती थी कि मैं बस शीलवती देवी ही मेरा नाम रहे। वो भी उनकी भावना ये थी कि भाई जातिवाद को बढ़ावा ना दिया जाए। ये तो बहुत ही अद्भुत। और आपका गांव, जब मैं आज आपके गांव में और आप ही की हवेली में आज हम बैठे हुए हैं सर, ये मैं साथियों को बताना चाहता हूं कि ये सर की ही छोटी हवेली है, और बड़ी हवेली स्कूल को ऑलरेडी डोनेट कर दी है, और सर यूएस में रहते हैं। मुझे ये भी पता चला कि आपके परिवार में से आपके बाबा या कोई लाहौर पढ़ने गए थे उस वक्त। नहीं, हमारे बाबा साहब की ये थी, शिक्षा के लिए सब काम करते थे, तो यहाँ बच्चों को, गांव के आसपास के गांव के बहुत बच्चों को उन्होंने लाहौर पढ़ने भेजा। अच्छा, कई बच्चों को? कईयों को। उनमें से विश्वप्रिय जी वो बहुत फेमस हुए, इनके नाम से जो पार्क भी है भरतपुर में। अच्छा, भरतपुर में पार्क है उनके नाम पर। उन्होंने एक्चुअल में इस बल्लभगढ़ में 4 प्रिय बनाए, विश्वप्रिय, शांति प्रिय, सत्य प्रिय एंड कर्म प्रिय। बल्लभगढ़ गांव के अंदर? बल्लभगढ़ गांव में 4 आदमी अपने दोस्त, अच्छा, जिनको सेवा भाव से और सोशल वर्क करने के लिए आगे बढ़ाया। तो हम लोग शायद बहुत सारी बातें और करते रहेंगे, लेकिन आपकी फैमिली के बारे में जानकर मुझे भी बहुत ऐसी उत्सुकता हो रही है कि बहुत सारी बातें पूछें। मैं थोड़ा दर्शक, स्पेशली जो हमारे चैनल के फॉलोअर्स हैं, वो सोशल चेंज लीडर्स हैं सर। अच्छा। वो एनजीओ चलाते हैं या फिर वॉलंटियर्स हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनके जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं किसी भी संस्था को चलाने के लिए या सामाजिक सेवा करने के लिए। कई बार लोग उनको सपोर्ट नहीं करते, कभी फंड्स की प्रॉब्लम होती है। तो मैं थोड़ा सा आपको दूसरी तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि आप जब यूएस में रहते हैं और आप खुद डॉक्टर हैं, आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आई थिंक ये तो एक, इससे पहले भी आपके परिवार से कई स्कूल आप बना चुके हैं राजस्थान में। तो कैसे आप फंड रेज करते हैं और क्या टूल्स हैं, और स्पेशली कैसे आप ये सारा काम करते हैं? तो इस योजना के लिए तो प्रशांत जी, हमने किसी और से फंडिंग नहीं की है। अच्छा। जब हम भाई बहन सब यहाँ जब भी आते हैं अमेरिका से, तो हम यहाँ जरूर आते हैं। अच्छा। बल्लभगढ़ एक स्टॉप होता है जरूर। समझ गए। फैमिली का, बच्चों को साथ में लेके आते हैं। हमारी बड़ी बहन भी आती रही। तो जब देखा कि हवेली की हालत थोड़ी जर्जर होती जा रही थी, और लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बिल्डिंग किसी दिन क्षतिग्रस्त होके छात्राओं को कुछ नुकसान हो, तो हमने, मेरी बड़ी बहन ने, इंदिरा सिंगल हैं, वो ह्यूस्टन में एस्टेब्लिश्ड है, मेरी भी इच्छा थी, पर वो एक तरह से उन्होंने कहा नहीं विजय, ये तो करवाना चाहिए। तो हमने ये मानस बनाया कि नहीं, ये तो करना पड़ेगा। और 2019 में या 20 में ज्ञान संकल्प पोर्टल पर हमने अप्लाई किया कि हम इस प्रोजेक्ट को लेना चाहते हैं। और इतना समय लगा, 2 साल बाद फिर जो भी सब काम आगे बढ़ता गया,
पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हमने और किसी से अच्छा, तो ये आपके योगदान फैमिली नहीं दिया कंट्रीब्यूशन ही है? खाली हमारी फैमिली का कंट्रीब्यूशन है इस प्रोजेक्ट के लिए। नहीं, लेकिन बाकी जो प्रोजेक्ट आपके कई आपने दूसरे हाँ। स्कूल भी बनाए हैं, उन स्कूलों में आप जब फंड रेजिंग करते होंगे तो क्या आपकी अप्रोच रहती है? मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि हाँ ये जी। बहुत सबकी समस्या है सर, बिल्कुल, फंड रेजिंग। बिल्कुल। तो अगर दर्शक हमारे सुनेंगे तो उनको हाँ, अच्छा लगेगा, उनको मोटिवेशन अवश्य। भी होगा। तो उसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि हम एकल विद्यालय मूवमेंट से भी जुड़े हुए थे और हैं। हम्म, तो उसके लिए हमने फंड रेजिंग किया था ऑलमोस्ट 20 साल। मैंने अच्छा। न्यूयॉर्क एरिया का मैं इंचार्ज था। हम्म, देने की भावना स्पेशली शिक्षा के लिए हम्म, तो हर जगह है, इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है। तो अक्सर जो फंड रेजर होते हैं अपने जो जानकार लोग हैं, जैसे हमारी फ्रेंडशिप है वो उन्हीं लोगों से होती है जो लाइक माइंडेड अच्छा, देने की भावना रखते हैं। ठीक बात है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग समाज में 20-30% लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह देते हैं। अच्छा, ये यूएस की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं? मैंने देखा है, मैं अब इंडिया से तो टच थोड़ा खत्म हो गया है, करीब हाँ। 40 साल से वहां हूँ। अमेरिका के लिए डेफिनेटली कह सकता हूँ कि मैं उन्हीं लोगों को हर फंड रेजर में देखता हूँ। अच्छा। सेम ही लोग होते हैं। बाकी 60-70% लोग जो कहीं नहीं देते, अच्छा। पर देने की भावना है हर जगह। राइट तरीके से प्रेजेंट की जाए चीज तो लोग देते हैं। समझ गया। तो मैं थोड़ा सा इसको कल्चर से भी समझना चाहता हूँ। एक इंडिया में जो लोग हैं आज के समय में, जो हाँ जी। यूएस में हैं, हाँ जी। आप क्या सोचते हैं लोगों को गिविंग को ये कल्चर की तरह डेवलप किया जाना चाहिए? लोग हमारे यहाँ देने को कैसे समझते हैं, वहां देने को मतलब क्या समझते हैं, दान देने के लिए, सोशल, या हमारे लोग किस पर्पस के लिए ज्यादा देना प्रेफर करते हैं, यूएस में किस चीज के लिए देना चाहते हैं? इस बारे में आपका कोई व्यू, क्योंकि आप इतने साल से फंड रेजर के रूप में आपने काम किया है, तो आपको समझ सकते हैं कि तो शिक्षा और स्वास्थ्य से रिलेटेड फंड रेजर्स में तो हमेशा सक्सेस मिलती है। अच्छा। दूसरा मैंने देखा है कि धार्मिक प्रवृत्ति से जो लोग होते हैं वो अपने जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं उसको वो जरूर डोनेशन करते हैं। मतलब धार्मिक तो ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसके लिए आता है आपके हिसाब से? ज्यादा कहना तो मुश्किल होगा। अच्छा। बाकी just on side note, religious sentiments are definitely much stronger, much stronger. आप कोई टूल जो यूज करते हैं, कोई इवेंट कराते हो, कोई डिनर हो गया, कोई गाला डे, ऐसा यूएस में मैंने सुना है, ऐसी कई सारी इवेंट्स क्या क्या हो सकती हैं जो यूएस में होती हैं? क्या ऐसी इंडिया में भी होती हैं, इंडिया में करी जा सकती हैं? स्पेशली जो एनजीओ के साथी हैं उन लोगों को क्या ऐसा करना चाहिए, किस तरह से लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप करना चाहिए? मैं ये चाहता हूँ टूल से रिलेटेड आप कुछ बातें बताएं। सो टूल से रिलेटेड यदि आप मेरे से पूछते हैं तो मैं कहूँगा कि समाज में से एक रोल मॉडल चुनिए। अच्छा। जिसने समाज के लिए पिछले 10-20-30 साल में ऐसे प्रोजेक्ट किए हैं, ठीक है, स्कूल चलाया है, कोई और संस्था बनाई है, और फिर उनके माध्यम से अच्छा हम और जनता को जोड़ सकते हैं। उनको एक एनुअल इवेंट एक तरह से कि हम इन 3-4 व्यक्तियों को ऑनर करेंगे। अच्छा। वो डेफिनेटली किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट होने चाहिए और उनको भी ये भावना होनी चाहिए कि भाई मुझे और लोगों को बताना है, जोड़ना है। तो उनको देखकर फिर लोग डेफिनेटली स्टार्ट ओपनिंग अप देयर पॉकेट्स एंड गिव। सो तो जनरली, सॉरी मैं बीच में बोल कोई बात नहीं, परसेंटेज वाइज भी आप बताना इसको कि जब आप 100 लोगों को बुलाते हैं मान लो, तो आपके हिसाब से कन्वर्जन कितना होता है? आप पहले वाली बात को भी पूरी कर सकते हैं। अच्छा, तो उसमें थोड़ी आई विल नॉट से ट्रिक, पर जैसे आप एक जर्नल बनाइए, राइट? जर्नल में आप मैसेजेस मांगिए लोगों से जिनको आप ऑनर कर रहे हैं, उनके बारे में उनकी थोड़ी सी जीवनी उसमें प्रकाशित होनी चाहिए। फिर एक कॉमन जो मैंने देखा है कि जो जर्नल 60-70 पेज का हुआ, उसमें फिर उनके जानने वाले, संबंधी, फ्रेंड्स वो फिर ऐड देते हैं कि भाई हम खुश हैं कि इनको ये सम्मान मिल रहा है, ये पुरस्कार मिल रहा है। वेरी गुड। तो उसमें एक पेज का डोनेशन रख दीजिए आप, 1000 रुपए, करीब 2100 रुपए, डिपेंडिंग। अच्छा, जो मैगजीन जो बना रहे हैं उसमें लोगों से उसमें कंट्रीब्यूशन होता ही आ जाता है। अच्छा, ये तो अच्छा टूल बताया आपने। डिनर प्रोग्राम किया तो उसका आपका खर्चा इतना नहीं होगा जितना आपका उससे कंट्रीब्यूशन से कलेक्शन हो जाए। अच्छा। तो मोस्ट NGOs, that's what they do. They
publish a journal, and then on top of that, some people like to give more. And ये यूएस में एक रेगुलर प्रैक्टिस है? ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। बहुत कॉमन प्रैक्टिस। हाँ जी। तो ये काफी इंटरेस्टिंग। हाँ। तो क्या आप अपने कोई ऑर्गेनाइजेशन भी बना रखी है, आपकी खुद की नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या कैसे तो आप करते हैं, इंडिविजुअल करते हैं? मेरा जेनेटिक्स है कि भाई बाबा साहब ऐसे थे, फिर माता जी जिनके नाम स्कूल है उनके फादर जो थे नाना जी, उनके बारे में ये वेल नोन है कि वो घर से कपड़े पहन के जाते थे और वापस अपना कुर्ता धोती आ जाते थे। अच्छा, देख के आ जाते थे। तो वो गिवन की भावना तो परिवार में संस्कार में आई है, ईश्वर की संस्कार है। तो मैंने तो अपनी फाउंडेशन, एक्चुअली अपना मकान खरीदने से पहले मैंने फाउंडेशन बनाई। वाह, क्या बात है। लोग पहले अपना पेट भरने के बारे में सोचते हैं, अपना घर बनाने के लिए सोचते हैं। आपने खुद का घर बनाने से पहले ही फाउंडेशन बनाई। ये मुझे चैरिटी थोड़ी बहुत करती रहनी है, तो उस हिसाब से मैं चला आगे। बाकी संस्था की सोचें तो मैं वहाँ आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ। आर्य समाज ऑफ लॉन्ग आइलैंड एक संस्था है जिसमें मैं काफी साल से प्रेसिडेंट हूँ, फाउंडिंग प्रेसिडेंट हूँ। हमारा सारा ग्रुप है वहाँ पर, उसका एनुअल फंक्शन करते हैं और उसमें भी फंड रेजिंग होता है। दैट्स वन ऑफ द एम्स। और अपनी संस्कार यज्ञ विधि से वेदों का बच्चों को सिखाना, यम नियम की शिक्षा देना, क्लासेस लगाना, ये सब हमारी। तो ये सारा काम यूएस में हो रहा है? हाँ जी। हम लोग तो सोचते हैं यूएस में सिर्फ इंग्लिश और वेस्टर्न कल्चर और वो ही होता है, मतलब अपने बच्चे भूलते जा रहे होंगे। बट आपसे बात करके तो ये लग रहा है कि शायद जो हमारी ओरिजिनल वैल्यूज हैं, ओरिजिनल जो चीजें हैं, वो तो अमेरिका में रिवाइव हो रही हैं, चल रही हैं, यहाँ हम भूल रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है प्रशांत जी। योग ने स्पेशली जब से मोदी जी ने इंटरनेशनल योगा डे मनाया है, योग का प्रचार और प्रसार तो पूरे विश्व में हो रहा है। अच्छा। बहुत जोर शोर से हो रहा है। वेरी गुड। हाँ, ये बात दूसरी है, कई लोग यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 स्टेप्स हैं। तो वो कई लोग यम नियम को छलांग के सीधे आसन पे चले जाते हैं। ओहो, अच्छा। मैंने कहीं सुना इसको विकलांग योगा, डिसेबल्ड योगा। अच्छा। पर बहुत लोग हैं जो यम नियम से शुरू होकर योगा के बारे में सीख रहे हैं और बहुत रिसर्च हो रही है योगा के ऊपर वहाँ यूनिवर्सिटीज में। और वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ये सब हमारी हिंदू संस्कृति की टीचिंग्स हैं। वो पीसफुल टीचिंग्स हैं सबके लिए। ओम द्यौः शांति, अंतरिक्षगु शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, सब जगह शांति शांति। वेरी गुड, बहुत ही इंटरेस्टिंग है पूरा। तो एक और चीज मैं जानना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर हिंदुस्तान में एनजीओ लगभग 3 मिलियन एनजीओ हैं सर, 30 लाख से ज्यादा एनजीओ है। यूएस में भी मैंने नंबर सुना, एनजीओ बहुत हैं, वहां भी बहुत हैं। लेकिन एनजीओ के लिए जो कंप्लायंसेस हैं यहाँ पर, लोगों को ऐसा लगता है बहुत टफ हो गई हैं, बहुत सरकार कंट्रोल कर रही है। आपके हिसाब से कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप काफी टाइम से ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, आपको क्या लगता है यहाँ और वहाँ या फिर यूएस में क्या चीजें, कैसे अगर किसी को नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाना है यूएस में तो कैसे बना सकता है, क्या चीजों को ध्यान रखना चाहिए, कुछ इस बारे में अगर आप बताएंगे तो यहाँ के बहुत सारे लोग जो एक्सपेंशन कर रहे हैं। हाँ जी, उनको आइडिया मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन बनाना, उसको रजिस्टर करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। करीब 6 महीने का समय लगता है। अच्छा। और आई थिंक $800 to $1,000 का एक्सपेंस है। पर उसमें आपको वहां पर देखिए, खाली ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करने से तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक बात। आपको पहले कम से कम 3 ऑफिसर्स, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर। अच्छा। 3 और नंबर में ऑफिसर्स रखने होते हैं। 3, 5, 7, 9 वो वोटिंग की वजह से ऐसा नियम है। तो रजिस्टर कराने से पहले आपको अपनी टीम, आपका जो भी कॉज है उसको वो कन्विंस्ड हो आपके कॉज से, और फिर वो उस कॉज के लिए काम करने को तैयार हो। अच्छा। डे टू डे, इफ नॉट डे टू डे, जो 5 लोग आप बात कर रहे हैं, 3 लोग जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल। तो ऐसी टीम मिलना थोड़ा सा मुश्किल का काम है, पर कर रहे हैं लोग। फिर टीम बनाने के बाद एवरी ईयर जो खर्चा है ना वो आपका वो फिर बरकरार हो जाएगा। टैक्स रिटर्न भरना है आपको हर साल। तो वो लगभग कितना खर्चा होता होगा सर? आई वुड से समवेयर अराउंड $500 पर ईयर। ओके, $500 का मतलब अकाउंटेंट 25-30 हजार रुपए। हाँ, आपको अकाउंटेंट चार्ज करेगा, क्योंकि वहाँ सब एनजीओ को टैक्स रिटर्न भरना होता है।
हमारे यहाँ तो टैक्स बेनिफिट मिलता है, एटीजी का सर्टिफिकेट मिल गया तो आपको टैक्स भरना नहीं है। अच्छा, नहीं, टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है। अच्छा, खाली रिटर्न भरना है, टैक्स नहीं भरना, टैक्स हाँ, रिटर्न जरूर भर के ओके, भेजना है। जो भी खर्चा हुआ, जो भी कलेक्शन हुआ। फायदा तभी होगा कि आपका कॉज ऐसा हो जिसमें कि लोग जुड़े हैं, वहां पर जो लोग हैं वो आपकी हेल्प करें और फंड रेजर करें, और ड्यूरिंग द ईयर वो लोगों को बताएं कि भाई क्या कॉज है और किस लिए हमें पैसा चाहिए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन यूएस में भी कोई सोशल एक्टिविटीज करते हैं या फिर सारा एक्टिविटी आप इंडिया या यूएस से बाहर ही करते हैं? नहीं, सब जगह वहां भी जैसे किसी को कोई, मेरा मेन एम है हेल्थ एंड एजुकेशन। ओके, तो एजुकेशन में किसी को कोई आवश्यकता हो, हेल्थ रिलेटेड किसी को कोई नीड हो, तो उसमें हम हेल्प करते आ रहे हैं। ठीक बात। एक पॉइंट बताऊंगा कि ये एक जनरल नॉलेज है, एनजीओ तो बहुत हैं, ठीक बात है, पर अमेरिका में ये भी एक्सपेक्टेशन है कि यदि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट 10% से ज्यादा है, अच्छा, तो वो उचित नहीं है, फिर वो चैरिटेबल नहीं है। तो ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो 80% 90% एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में लगा रही तो फिर तो वो तो पैसे घर पे ही लगाने वाली बात होगी। हाँ, तो वो ये बात पहले जो है, अभी तो इंडिया में भी बहुत कंट्रोल हो गई सर। एफसीआरए के रूल आने के बाद 20% एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का कैपिंग सरकार ने किया हुआ है। मैं जनरली लोगों को, अपने एनजीओ के साथियों को बोलता हूँ कि आप सिंगल डिजिट में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट रखें, बिल्कुल, विच इज गुड ऑल्सो, बहुत ही बढ़िया। एक चीज मैं जो आपको हमारे दर्शक कई बार पूछते हैं, जब भी आप एज ए डोनर, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल डोनर की तरह हम आपको लेते हैं सर, HNI के रूप में, आप क्या देखते हैं किसी संस्था में या किसी व्यक्ति विशेष में या किसी स्कूल में कि भाई मैं इसको सपोर्ट करूं? क्या आपके फैक्टर्स हैं जिनको देखकर आप डिसाइड करते हैं कि इसको मुझे डोनेशन देना है या नहीं देना है, या कोई और? मैं तो एक सिंपल रूल बना के चलता हूं कि इनके एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कितने हैं। मैं कई बार डायरेक्ट भी पूछ लेता हूं, यदि मुझे उस वीक या डेज के होमवर्क के बाद पता नहीं चलता है, तो आई लाइक टू फाइंड आउट कि भाई कितना एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या है। और मेरी मेन, क्योंकि एजुकेशन इज वन ऑफ द, एजुकेशन कैन चेंज योर लाइफ विद इन द जनरेशन, वो मैंने देखी है और एक्सपीरियंस की है। जैसे गांव से उठकर बाहर निकलना बहुत हो रहा है यहाँ पर दुनिया में सब जगह, तो वो एजुकेशन के बेसिस पे ही हो सकता है। तो इसलिए कॉज जो है वो एजुकेशन और हेल्थ रिलेटेड मेरे दिमाग में प्रायोरिटी रखता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट सर, जब आप बात देखते हैं तो आप कोई डॉक्यूमेंट मांगते होंगे उनसे, या ऐसी अक्सर तो टैक्स रिटर्न से पता लग जाता है। हाँ, मतलब ऑडिट रिपोर्ट। और इसके अलावा कोई फैक्टर जो आपको लगता है प्रिवलेंट रहते हैं आपके डोनेशन या किसी और के डोनेशंस के लिए, मैं बोलता हूँ एनी HNI, वो क्या देखते हैं अपने संस्था के अंदर? आई थिंक ट्रांसपेरेंसी इज ए बिग लाइक पॉइंट। ओके, यदि लगता है कि भाई जो भी खर्चा हो रहा है और आउटकम क्या निकल रहा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई कितने साल से संस्था काम कर रही है और क्या रिजल्ट रहे हैं। ठीक बात है। वो जो कह रहे हैं वो प्रूव हो सकते हैं कि नहीं। कई लोग कुछ भी कह देते हैं, पर वो उसका प्रूफ देखना जरूरी है। ठीक बात है। यदि कोई भी संस्था 20 साल से काम कर रही है तो उसका रिजल्ट कुछ तो समाज में दिखना चाहिए। आपके कोई ऐसे बैड एक्सपीरियंस रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का, सोशल कॉज में स्पेशली? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ना हो, एनजीओ ना हो, स्कूल हो गया, या कोई आप सोच रहे हैं अच्छे मन से काम कर रहे हैं, जैसे यज्ञ करो हाथ जला लो, ऐसे कोई एक्सपीरियंस आपके रहे हैं तो आप शेयर करेंगे? रहे हैं, पर आई थिंक कुछ शेयर करना लोग थोड़ा रिलेट कर पाएंगे कि भाई हमें नहीं करना है, सो डूज एंड डोंट्स के रिलेटेड हम नहीं होते हैं सबकी सूचना के लिए। गलती या ठोकर सबको लगती है, पर आई थिंक उसका आई डोंट नो हाउ टू टेल यू इन डिटेल, बट यस थिंग्स डू हैपन। एंड फिर एक दो बार में पता लग जाता है। वो हिंदी में कहते हैं ना, काट की हांडी एक बार ही चढ़ती है, कई बार 2-3 बार चढ़ जाती है। सही बात है, सही बात है, सही बात। उसके लिए आपको विजिलेंट होना जरूरी है। देखिए, हम जो भी पैसा देता है ना, उसकी गारंटी बन जाती है कि तो किसको दे रहे हो, और किस, आपकी भावना अच्छी है, पर यदि वो गलत सदुपयोग नहीं हो रहा उसका, तो फिर वो ठीक नहीं है। तो आपकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है कि किसको दे रहे हो। बिल्कुल ठीक बात है। वो आप जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि ऐसे भी कम, मेरे साथ एक नहीं, एक्चुअली मोर देन वंस। अच्छा, ऐसे आई फेल्ट दैट व्हाई आई गॉट इन्वॉल्वड इन दिस। आई थिंक एनजीओज को ये ध्यान रखना जरूरी है कि हमारे जो डोनर्स हैं, हमारे जो सहयोगकर्ता हैं, उनकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, और उनको ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया।
एक दो लास्ट क्वेश्चंस और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एनीथिंग जो आप बल्लभगढ़ में आप कर रहे हैं, जो इनिशिएटिव कर रहे हैं, ये आप स्कूल एक बार बन जाएगा, इसके बाद क्या आपके कोई प्लान है? क्या आप क्या चाहते हैं कि भाई बिल्डिंग बना के दे दी स्कूल को, सरकार को, आप उसके बाद भी कुछ जुड़े रहना चाहते हैं, या आपका क्या, व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस विद दिस इनिशिएटिव्स? अवश्य हमेशा जुड़े रहेंगे प्रशांत जी, और जुड़े ही नहीं, मैं तो आपको भी जोड़ के रखूंगा। थैंक यू सर। क्योंकि देखिए, खाली भवन निर्माण करवाना तो एक प्राइमरी स्टेप है। ठीक बात है। मेरी जो पत्नी है डॉक्टर कल्पना आर्या, उनका मेरे आने से पहले उन्होंने जो यही कहा था कि देखिए भवन बनवा दिया, पर इसमें बच्चियों को अच्छी शिक्षा और उसके साधन हमें देने जरूरी है, आवश्यक है। हमें सबको मोटिवेट करना है कि स्वच्छता बिल्डिंग में रहे, शिक्षक वास्तव में पढ़ाएं बच्चियों को। तो हम कुछ ऐसे टूल्स गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सकते हैं कि कुछ मॉनिटरिंग हम करते रहें। ज्यादा हस्तक्षेप तो नहीं कर सकते, पर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हम देते रहें उनको। बिल्कुल ठीक। क्योंकि फाइनली अच्छा तभी लगेगा कि यहाँ की बच्चियां और आगे बढ़े, अच्छी शिक्षक बने, अकाउंटेंट बने, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, जो भी बने अपनी फील्ड में आगे। बिल्कुल ठीक बात। हमारे जाने के बाद 40 साल में 2 डॉक्टर बने हैं यहाँ से। एक कलेक्टर भी बना है, मेरे दोस्त का लड़का। अच्छा। मैं चाहता हूँ कि ये संख्या और बढ़े। बिल्कुल ठीक बात है। प्रोफेसर्स बने, जिस भी फील्ड में जाएं, पर बढ़ें आगे। बहुत ही बढ़िया। तो आई थिंक हम कुछ ऐसा सोचेंगे कि हम बने रहें आगे, इनको सुझाव देते रहें, प्रोत्साहन देते रहें। तो जैसे पिछली बार जब बैग्स का वितरण किया था, उस पर लिखा है पढ़ोगे तो बढ़ोगे। करेक्ट, जो तो, आपने टैगलाइन लिखा था, बिल्कुल सही है। तो इस तरह का हम कुछ करते रहेंगे। बहुत ही बढ़िया। अवश्य। एक और क्वेश्चन जो है, स्पेशली क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ पे इंडिया में रहते हैं, तो हमारी अप्रोच भी इंडिया के लोगों के साथ ही है। राजस्थान में तो ज्यादातर राजस्थान से ही है। अगर कोई भी संस्था या कोई भी इंडिविजुअल्स आपसे या आपके जैसे लोगों से यूएस में कनेक्ट करना चाहते हैं, जिनका मन भी है यहाँ इंडिया के लिए काम करने का, तो क्या क्या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, कोई टूल्स हो सकते हैं, कोई इवेंट्स हो सकती हैं, जिनके माध्यम से वो आपसे जुड़ सकते हैं? कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है आपसे और आपके जैसे लोगों से, जिनका मन इंडिया में कुछ करने का है और हमें पता नहीं है कि आपका करने का मन है, आप हमें ढूंढ रहे हो, हम आपको ढूंढ रहे हैं और हम मिल नहीं रहे। तो ऐसा कुछ आप बताइए लोगों के, क्या तरीके से आपसे जुड़ सकते हैं? ऑन द स्पॉट यदि कोई सजेशन दिमाग में आता है, तो जैसे मैं और आप, हम एक दूसरे को जानते हैं, इस नेटवर्किंग को फर्दर एक्सपेंड करने के लिए कोई प्रोग्राम कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं। वहाँ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको मैं आपको इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। ठीक बात है। राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, राना ये तो बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन हमारी, मैं भी उसका डायरेक्टर हूँ फाउंडिंग टाइम से। उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो सब परिचित हैं। एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन अमेरिका, AIA के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसी कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जैन समाज की ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब ये ही काम करते हैं, शिक्षा से रिलेटेड बहुत सोशल वर्क करते हैं। तो उनसे नेटवर्किंग करने के लिए कुछ हम सोच सकते हैं और ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। हाँ, तो उन्हीं से नेटवर्किंग के, जैसे एक तो हम आपसे अभी जान पहचान होगी, लेकिन कई लोग हैं जो सिर्फ ये वीडियो देख रहे होंगे, आपके बारे में पता नहीं चलेगा, लेकिन कोई और यूएस में उनके पास रह रहे हैं, मान लो उनके रिलेशन में, तो वो लोग कैसे पहुंच सकते हैं? हाउ दे कैन कनेक्ट? एनी कोई इवेंट होती है, कोई उनकी वेबसाइट होती होंगी कोई? हाँ, सब ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट्स हैं आजकल। इट इज सो इजी टू फाइंड ऑन गूगल। ओके। हाँ जी। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए आप, टेक्नोलॉजी का यदि इस्तेमाल पॉजिटिव रूप से करें, तो बहुत पॉजिटिविटी है। स्काई इज द लिमिट। करेक्ट। सारी इंफॉर्मेशन पाम ऑफ द हैंड पे अवेलेबल। बिल्कुल ठीक। तो आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें सर से हमें पता चली हैं। मैं चाहता हूं कि और भी बातें हम आगे करते रहेंगे। एनी लास्ट मैसेज दैट यू वांट टू शेयर विद द सोशल चेंज लीडर्स इन इंडिया एज अ होल? आप कोई भी बात बताना चाहते हैं, जनरल मैसेज? सोच बदलो, देश बदलेगा, आई थिंक मोदी जी की टैगलाइन है। बहुत ही बढ़िया। और देते रहिए, देने से कभी कोई रंक नहीं हुआ। यही कहूंगा कि
अपने लिए कर्म तो हर आदमी करता है, कर्म वही है जो दूसरे के लिए किया जाए। वाह, बहुत ही बढ़िया। जो सेवा भाव से हमेशा पॉजिटिव विचारों से, जहां भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगे, कुछ ना कुछ करते रहिए। हमारे संस्कारों में, हमारे वेदों में हर जगह दान देने की बहुत महिमा बताई है। बिल्कुल ठीक है। बिना परोपकार के जीवन व्यर्थ है, मैं ऐसा मानता हूँ। बिना परोपकार के जीवन व्यर्थ है, सर ने बहुत ही अच्छी बात बताई है। तो सर आप टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हो सकता है कि आपकी बातें सुनकर बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, एंड दे कैन ऑल्सो ग्रो एज एन ऑर्गेनाइजेशन और सोशल चेंज लेकर आएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट।